भारतीय संविधान। द्वितीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन वाले पार्ट में भारतीय संविधान के विषय में आज चर्चा की जाएगी, जो कि क्लासेस न चलने के कारण ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत RSGS राम शरण गीता शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान। और ये आपके सोशल का हिस्सा है, क्योंकि सोशल में 4 पार्ट है, तो चौथे पार्ट का एक हिस्सा इसका भारतीय संविधान है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने संविधान की कुछ रूपरेखा पढ़ी है, जिसके विषय में आप लोग संविधान का निर्माण वगैरह ये सब चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे का जो सिलेबस है उसको आज हम व्याख्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 तक भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और भारत में जो कानून व्यवस्था थी वो ब्रिटिश कानून व्यवस्था होती थी। किंतु भारत आज़ादी के पहले से अपने संविधान के विषय में एक संविधान सभा का गठन किया था, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जिसकी प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में जो अंतिम रूप दिया गया वो बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। किंतु आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू किया गया था और ऐतिहासिक तिथि 26 जनवरी होने के कारण पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। तब से भारतीय संविधान जब से लागू किया गया है, इसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन का प्रावधान है और भारत में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया और आज अनुसूचियों की संख्या बढ़ के कुल 12 हो गई है। अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज नए नए जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कुछ लोग भ्रमवश कहते हैं कि हमारे यहाँ 450 अनुच्छेद हैं। ऐसा नहीं है, जो मूल संविधान है उसमें 395 ही अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान जब से लागू किया गया है, इसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है और संसद आवश्यकता के अनुरूप उसमें संशोधन करती है। जो संशोधन का प्रावधान है वो 3 प्रकार से है। पहला साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। इसलिए भारतीय संविधान को कठोर और लचीला संविधान कहा जाता है। कुछ देश का संविधान अत्यधिक कठोर है, जैसे अमेरिका, और कुछ देश का संविधान लचीला है, जैसे इंग्लैंड। लेकिन भारतीय संविधान दोनों देश के संविधानों से कुछ न कुछ प्रावधान ग्रहण किए हैं, लिया गया है, इसलिए इसमें कुछ लक्षण कठोर के हैं और कुछ लचीले। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिसको आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था आप लोगों ने कि भारत का संविधान लिखित है।
और विश्व का सबसे बृहद संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न की बात फर्स्ट सेमेस्टर में भी की गई थी कि प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। कोई देश को भारतीय संविधान क्या, राजनीति में देश को राज्य कहा जाता है, राज्य, और राज्य उसे कहा जाता है जिसके पास 4 शक्तियां होती हैं। पहला जनसंख्या, भूभाग, सरकार, और चौथा संप्रभुता। भारतीय संविधान में 3 चीजें तो थी, लेकिन चौथा जो नहीं था वो थी संप्रभुता। क्योंकि जब अंग्रेज थे तो भारत में जनसंख्या थी, सरकार थी, और सरकार थी, भारत में भूभाग था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता न होने के कारण राजनीति की दृष्टि से भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तो भारत एक संप्रभु राज्य हो गया। और हम ये कहते हैं कि भारत संप्रभु है क्योंकि अब भारत की किसी आंतरिक मैटर में, आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता जिसको हम लोग जानते हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और भारतीय संविधान में ऐसा नहीं किया जा सकता था कि किसी एक धर्म को ही मान्यता दी जाए। इसलिए संविधान में एक शब्द जोड़ा गया है कि भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है और संप्रभु है, और भारत में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जो है, धर्म के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और वो किसी के दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। संसदीय शासन प्रणाली, भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली पे आधारित है, क्योंकि भारत में संसद के द्वारा ही कानून बनता है, संसद ही कानून को बनाती है, लागू करती है, और इसलिए इसे संसदीय शासन पद्धति का रूप दिया जाता है जो कि इंग्लैंड के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन पद्धति है वो हूबहू जैसे इंग्लैंड की है, ब्रिटेन की है, उसी तरीके से हमारे भारत में अपनाई गई है। मीन्स भारत में 5 वर्ष के लिए सरकार बनती है और उसका जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है और 5 साल तक शासन को चलाता है। भारतीय संविधान में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि भारत विभिन्न राज्यों का देश है। भारत में कई राज्य हैं, जैसा कि आज वर्तमान स्थिति कि भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य जो हैं भारत में वो अपने अनुसार अपने राज्य में कानून को लागू करते हैं, लेकिन राजनीति के हिसाब से राज्य नहीं होते, क्योंकि हम उनको स्टेट तो कहते हैं लेकिन वो स्टेट है नहीं, क्योंकि हर एक स्टेट के पास संप्रभुता नहीं है। राज्य के 3 आवश्यक तत्व तो हैं लेकिन संप्रभुता नहीं है, इसलिए उन्हें हम राजनीति की दृष्टि से नहीं कह सकते हैं। और संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है कि भारत में 7वीं अनुसूची को जोड़ करके बांट दिया गया अधिकार को कि कुछ पे कानून संसद बनाएगी, कुछ का कानून राज्य बनाएगी और कुछ का कानून दोनों मिलकर के बनाएंगे। लेकिन अगर राज्य और केंद्र का कानून एक दूसरे के विरोध में आते हैं, विरोधाभासी होते हैं, तो वहाँ पे संसद का कानून मान्य होता है, केंद्र का कानून मान्य होता है, राज्य का नहीं, निरस्त हो जाता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संविधान की यही बहुत बड़ी विशेषता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। जैसा कि आप जानते हैं
राजतंत्र में हो सकता है कि ये व्यवस्था न लागू हो सके, कारण कि वहाँ पे राजा ही सब कुछ होता है, लेकिन लोकतंत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। वो देखता है कि कानून के अनुसार कौन सही है कौन गलत है, और वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो और चाहे जितना गरीब तबके का व्यक्ति हो, सबके साथ न्याय स्वतंत्र रूप से होता है, जैसा कि कानून में उसकी व्याख्या की गई है। सबसे और बड़ी विशेषता मौलिक अधिकार। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार राजतंत्र में नहीं होते थे, और विश्व के पहले संविधान में अमेरिका में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, और भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों का जो कॉपी किया है, जो एक हिसाब से अपनाया है, वो अमेरिका के संविधान से ही अपनाया है। हमारे यहाँ प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु बाद में कुछ कारणवश एक मौलिक अधिकार समाप्त किया गया, संपत्ति का अधिकार। पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संविधान में हमारे साथ में वो मूल अधिकार लगभग समाप्त किया गया, इसे आज कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार। उसको 44वें संविधान से समाप्त किया गया। उसका कारण था कि अगर संपत्ति को मूल अधिकार में रखा जाता, हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता, और सरकार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों की ज़मीन में, हम लोगों के प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करती है, वो नहीं कर पाती। इसलिए उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और लोग आज उसका पालन करते हैं, और सरकार की तरफ से उसके लिए इतना दिया जाता है। राज्य के नीति निदेशक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर हम सरकार का चयन करते हैं तो सरकार के चयन में नीति निदेशक तत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नीति निदेशक हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो सरकार हमारे लिए क्या करेगी, सरकार का क्या कर्तव्य होता है जनता के प्रति, वो नीति निर्देशक तत्वों में उसकी व्याख्या की गई है। लेकिन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में एक डिफरेंट है। लोग समझोगे कि संविधान में लिखा गया है कि इसको सरकार को करना चाहिए, अगर नहीं करते तो इसको चैलेंज कर दूंगा कोर्ट में। कोर्ट नीति निर्देशक तत्वों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते विशेष मैटर में। पॉज के रखें।